अब आ जाता है हमारे लास्ट पार्ट पे जो कि है 2.4.3 इकोनॉमी. The Delhi Sultanate as well as the Mughal Empire was based on the surplus of agricultural produce of the peasants that was extracted in the form of revenue. In the Mughal Empire, particularly in the reign of Akbar, far reaching changes were made in the system of revenue collection. Land was measured and land revenue was fixed according to the exact area of the land. Fertility of the land was also taken into account. The cash value of the state's share of the produce was then calculated according to prevailing market prices, and the revenue was fixed in cash terms accordingly. The state encouraged payment of revenue in cash. This was a period of commercialization of agriculture, and the state encouraged cash crop production. The state also took a lot of interest in the extension of cultivation into zones which were hitherto uncultivated and forest areas. It gave various incentives to pioneer agriculturists. The state also advanced to peasants loans as well as revenue relief in times of crop failure. तो क्या होता है कि इकोनॉमी में बहुत एक अच्छा बूस्ट आया. और इस टाइम पे पहली बार तो नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क कब पड़ा जब अकबर आए. तो जब मुग़ल एम्पायर चल रहा था तो जो पेजेंट्स थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाले, उन लोगों को एक रेवेन्यू देना पड़ता था अपने राजा को. और इसीलिए उसके जो चार्जेस थे, चाहे रेवेन्यू कलेक्शन के हो गए कि लैंड के लिए कितना टैक्स देना है या जो भी है, वो फिक्स कर दिया गया. ऐसा नहीं है कि राजा अपने मन हिसाब से ले रहे हैं. तो देखा गया कि एग्जैक्टली जितना साइज़ है उस लैंड का उस हिसाब से. सेकेंडली वो कितना फर्टाइल है, उस लैंड में कितना ज़्यादा क्रॉप्स उग सकता है या नहीं. हो सकता है किसी की बंजर सी ज़मीन हो तो उसके मतलब ज़्यादा पैसा लगा के उसको कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो उसमें कोई पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप्स ही उगा पा रहा होगा. तो इसीलिए हर एक जगह की इम्पोर्टेंस उसके फर्टिलिटी पे भी मतलब डिसाइड होने लगी. इसके अलावा हर चीज़ फिक्स्ड होने लगी. ऐसा नहीं कि मन इच्छा कभी भी कितना भी लिया जा रहा है. हमेशा टाइम और समय को देखते हुए और जगह के हिसाब से हर चीज़ देखने में मतलब बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में उस चीज़ को देखा जाने लगा. ऐसा नहीं कि बस ये यहाँ पे काम करो इसके पैसे दो, वो चीज़ करो इसके टैक्स दो, ये सब चीज़ें नहीं हो रही थी. बहुत ही फेयर होने लगा हर एक चीज़. उसके बाद आ जाता है कि कमर्शियलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर को और कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस हुए. जैसे कि कॉटन हो गया, जैसे कि उसको कोई खाएगा नहीं, बट हो सकता है कि कॉटन प्रोडक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा उनको मतलब कॉटन के कपड़े बन रहे हैं, उस वजह से पैसे भी बहुत आ रहे हैं, या कॉटन का बाहर भी प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट किया जा पा रहा है. तो इसीलिए वैसे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा इस टाइम पे. ऑल्सो क्या हुआ कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनकल्टिवेटेड और फॉरेस्ट लैंड को किस तरीके से एक कल्टीवेशन जोन बनाया जाए उसके बारे में बात होती थी. यहाँ इस टाइम पे एग्रीकल्चरिस्ट्स जो थे वो बहुत ही एग्रीकल्चरलिस्ट्स का मतलब बहुत ही बढ़ोतरी हुई. यहाँ पे पायनियर्स तब के टाइम पे होने लगे. और जब पेजेंट्स को वो लोन की ज़रूरत थी या फिर कभी उनका क्रॉप फेलियर हो गया तो हो सकता है वो पैसे नहीं चुका सकते या टैक्स नहीं दे सकते, रेवेन्यू रिलीफ भी उनको मिलता था इस वजह से कि हाँ चलो आपके तो मतलब टेक्निकली उनके दुख को भी समझा जाता था. उन पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम हो गया. Trade and commerce, which had declined greatly following the period of the Guptas, saw a revival during this time. Urban centers flourished after a considerable period of decline. Inland trade increased in the 13th and 14th century as a result of this new urbanization. A vast network of road connecting these urban centers came up, which also facilitated trade. Cities like Delhi, Agra, Lahore, Multan, Dhaka, Ahmedabad, Surat, and Bombay rose in importance. The merchandise of Punjab was sent to markets in West and Central Asia. Political stability and relative peace established by the Mughals made it possible to travel with considerable ease among the cities of the empire. Coastal trade also flourished. There were a large number of trading classes and commercial practices were of high standard and integrity. The Seths, Bohras, and Modis were engaged in long distance trade, while Beparis and Baniks dealt in local and retail trade. Beparis यानी कि व्यापारीज
And the sarafs or shroffs were money changers who issued hundis or bills of exchange. The hundi was a letter of credit that could be paid at a later date at the designated place. The facilitated of this facilitated the movement of goods from one part of the country to another, as it made the transaction of money over long distance remarkably easy. तो क्या हुआ, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा. बहुत सारी चीज़ें जो आजकल बैंक में मनी ऑर्डर और ये सब चीज़ें होती है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफ़र करना और ये सब, वो देखो तब से शुरू हो गया था. तो यहाँ पे बताया गया कि अर्बन सेंटर्स बहुत ही फ्लरिश किए, जो कि गुप्तास के बाद एकदम कम हो गए थे. तो इसमें क्या हुआ कि इनलैंड ट्रेड बढ़ने लगा. 13 और 14 सेंचुरी में क्या हुआ कि नया तरीके से अर्बनाइजेशन होने लगा. उससे पहले सब बहुत कम हो गया था. तो एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क फैल गया अर्बनाइजेशन का. दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान और ढाका, अहमदाबाद, सूरत और बॉम्बे में हर जगह इन सिटीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स भी बढ़ने लगा. और पंजाब के चीज़ें हो सकता है कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में जाने लगी और वहाँ पे बिकने लगी. उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और रिलेटिवली पीस एस्टैब्लिश कर दिया था मुग़लों ने, जिसने कि पूरे हर एक सिटी में और हर एक एम्पायर में बहुत ही शांति फैला दी थी, जिससे सारे काम आसानी से हो पाते थे. कोस्टल ट्रेड भी बहुत होने लगा और लोग मतलब बहुत ही लार्ज नंबर से एक हाई स्टैंडर्ड वाली लाइफ और इंटीग्रिटी वाली लाइफ जी रहे थे. सब अपने आप में खुश थे, सब लोग के अच्छे पैसे हो रहे थे. तो इस तरीके से वो बहुत खुशी से रह रहे थे. जो सेठ बोरास और मोदीज थे वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे, बड़े बड़े जगहों पे जाके ट्रेड करना, बहुत बड़े पैमाने पे ट्रेड करना. व्यापारीज और बानिक्स जो होते थे वो लोकल एरिया में ट्रेड करते थे. सरफ और शॉप्स होते थे वो मनी चेंजर्स होते थे. तो एक जगह पे आप एक जगह से दूसरी जगह, हो सकता है कि एक जगह पे एक तरीके का मनी यूज़ होता हो, दूसरी जगह पे दूसरे तरीके का. तो ये लोग क्या करते थे, ये पैसे जो कहते हैं ना कि हमारे जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे आप मनी चेंज करवा पाते हो अगर आप दूसरी कंट्री कहीं जा रहे हो, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते थे. हुंडी भी इसीलिए होता था, एक डेजिग्नेटेड प्लेस होता था जो कि क्रेडिट देता था आपको, जैसे क्रेडिट कार्ड आज यूज़ हो रहा है. बट इसका स्टार्टिंग देखो इतने जल्दी हो गया था कि वो आपको क्रेडिट देता था कि आप हाँ लेके जाओ पैसे और यहाँ पे आप एक लिख के दोगे कि आप इतने टाइम में पैसे लौटाओगे, और फिर वो बाद में आप वो पैसे वहाँ पे लौटाते थे. तो एक जो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी इतने बड़े जगह पे इतने बड़े तरीके से हो पाता था, और भले ही लॉन्ग डिस्टेंस भी क्यों ना हो जाए वो आराम से हो पाता था, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा ट्रेड और कॉमर्स में बढ़ोतरी हुई. इसके बाद आ जाता है 2.4.4 में, जो कि है कल्चरल एंड रिलीजियस लाइफ. In the sphere of religion and culture, the medieval period witnessed a great synthesis of traditions. The Bhakti movement and Sufism in the religious sphere are example of this. The Bhakti movement, which stressed on oneness with God through personal devotion, came very close to the everyday lives of ordinary people. It stressed on love, purity, and devotion rather than rituals and sacrifices. It questions the caste system, the authority of Brahmins. Bhakti saints like Ramananda, Kabir, Ravidas, Mirabai, Guru Nanak, Tukaram, and Chaitanya Mahaprabhu had a deep impact on the minds of the common people, and this influence continues even today. In fact, some of these saints developed large following. For example, Guru Nanak had deep influence over the people of Punjab. His following led him to found a new religion called Sikhism, whose followers are called Sikhs. तो क्या होता है कि रिलीजियस लाइफ में और कल्चर में कैसे बदलाव आया. तो रिलीजियस की बात करें तो भक्ति मूवमेंट और सूफिज्म इस टाइम पे फैला. भक्ति मूवमेंट था कि आप अपने आप को भगवान से एक करने के लिए पूरा अपना सोल दे देते हो और पूरी तरीके से डिवोटेड हो जाते हो. मोर लाइक हमने जैसे इस्लाम को पढ़ा तो बहुत ही देखो कितने सब चीज़ें ऐसे इंटरमिंगल्ड हैं और सब एक तरीके से सेम ही बात कहने की कोशिश कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि इतना वननेस क्यों है हर एक रिलीजन में. इतना कह सकते हैं कि वैल्यूज़ सबके सेम है, जो डीप वैल्यूज़ हैं वो सबके सेम है. हम ऊपर से चाहे कितना ही लड़ लें, लेकिन जो मेन मोटिव है उस रिलीजन का वो हमेशा से सेम रहा है. तो भक्ति
के लिए अगर कास्ट सिस्टम और अथॉरिटी ऑफ ब्राह्मण था, इसको बहुत ही क्वेश्चन किया गया इस टाइम पे। और भक्ति सेंट्स जैसे कि रामानंद, कवि रविदास, मीराबाई, गुरु नानक, तुकाराम और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही डीप इम्पैक्ट डाला कॉमन लोगों की लाइफ में। और इसी तरीके से वो आज तक भी उनकी जो बातें हैं वो लॉजिकल थी कि हाँ, अगर कोई छोटे कास्ट में पैदा हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उसी तरीके से ट्रीट करे जाना चाहिए कि ये छोटा है, इसको ऐसा छूत जैसा फील कराओ या जो भी है। तो ये तब के सोशल रिफॉर्मर्स है, आप मान सकते हो, जो भगवान के साथ अपने सोल को एक करने में ज़्यादा लीन थे, ना कि ये सोचते थे कि इसमें हम भेदभाव करें लोगों के अंदर। और फिर क्या करते थे कि इन लोगों ने भी बहुत अपनी बड़ी फॉलोइंग बनाई, और गुरु नानक जी ने तो इतनी बड़ी फॉलोइंग बनाई कि उनका इन्फ्लुएंस पूरे पंजाब में रहा। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक न्यू रिलीजन सिखिज्म को फाउंड किया, जिनके फॉलोअर्स को हमने कहा सिख्स। तो इसीलिए सिख लोगों का भी जो यहाँ पे मिडीवल टाइम पे उनका जन्म हुआ। तो कबीर के दोहे बताया गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। तो जिसका ट्रांसलेशन यहाँ पे बताया गया है, इन एंग्विश एवरीवन प्रेज टू हिम, इन जॉय डज नन, टू वन हु प्रेज इन हैप्पीनेस हाउ सोरो कैन कम। तो इसका मतलब यही है कि आप अगर हमेशा ही भगवान के साथ जुड़े रहोगे एंड यू वुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम, आप हमेशा उनके लिए ग्रेटफुल रहोगे कि आपने मुझे जितना भी दिया है, अगर आज मैं सांस ले पा रहा हूँ, अगर आज मुझको खाने को भी थोड़ा मिल जा रहा है, और एक तरीके से मैं अपने लिए काम करने के लिए भी मेरे हाथ पैर सही सलामत है, या जो भी छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है किसी के ना भी हो, बट अगर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम भगवान के सामने खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो हो सकता है कि बाद में वो हमको इससे भी बेटर चीज़ें दे। और मेन बात है कि जब हमारे सुख का समय चल रहा होता है, जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा होता है, तब हम नॉर्मली भगवान को भूल जाते हैं। बट तभी का तो टाइम है कि तब हम भगवान को हमेशा याद रखें। तभी हम क्या करते हैं कि हम, ऐसा नहीं होता कि हम मगन हो जाते हैं अपने सुख में। हम ट्राई करते हैं कि हम इसी तरीके से काम करते रहें, तो इसीलिए कभी दुख फिर आएगा ही नहीं। अगर हम सुख में ही हमेशा भगवान को याद करेंगे, अपना काम समय से करेंगे, हम जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करेंगे, तो ऑफ कोर्स सी बात है, हमको हमेशा लगेगा कि ये जो सब कुछ चीज़ें मिल रही है वो भगवान की वजह से मिल रही है, और हमेशा ग्रेटफुल भी रहेंगे और हमेशा खुश भी रहेंगे। अंदर से जो आनंद की बात की जाती है, तो हम हमेशा ही आनंदित रहेंगे। In a similar manner, the Sufi saints also stressed on devotion and love as the only way to realize the divine. They preached tolerance and compassion. They lived lives of austerity and shared the sorrows and anxieties of the common masses. As a result, their influence over the masses, both Hindus and Muslims, was very strong. There was also a lot of interaction between the Sufi and Bhakti saints. An exchange of philosophical idea took place. Both traditions in fact acted as a bridge between the two communities. तो इन्हीं लोगों की वजह से, सूफ़ी और भक्ति सेंट्स की वजह से, क्योंकि उनके बहुत फिलोसॉफिकल आइडियाज़ एक्सचेंज होते रहते थे, तो वो जो अमेलगमेशन है या फिर फ्यूजन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाया, क्योंकि ये दोनों के आइडियाज़ में से ही जो बेस्ट है उसको निकाल के रखा, और दोनों को एकता में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, दो कम्युनिटीज़ में लड़ाई ना होकर एक साथ रहने का भाव हो, इसके बारे में ध्यान दिया गया। और सूफी सेंट्स जो है वो एक भगवान के ऊपर या एक अल्लाह के ऊपर डिवोशन रखना, या फिर सबके साथ प्यार और काइंडनेस और कंपैशन के साथ रहना, इसके बारे में बहुत बात करते थे। और इसी वजह से वो कैसे हम अपने लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, और उनसे कह सकते हैं कि अगर वो हों भी तो भी हमको उससे ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, हम फिर भी निरंतर आगे बढ़ते रहें। तो ये उनका थॉट होता होगा, और इसी तरीके से हिंदू और मुस्लिम में उन लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी पैदा कर दी। इसके बाद आता है कि लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड डांस also bore out this trend of synthesis between different traditions. In the area of language and literature, classical language like Persian and Sanskrit flourished, but the real remarkable development was in the growth of regional languages. Under the Mughals, painting was organized in the royal karkhanas, and painters were on government payroll.
The Mughal school of painting represented a complete assimilation of the Persian and Indian styles. This, to some extent, was a result to the fact that the artists of this school brought with them elements of the various traditions to which they belonged, like Rajputana, Gujarat, Malwa, etc. Some famous painters were Dashwant, Baswan, Mukund, and Keshav. The supervision of the Persian masters like Abdul Samad and Sayyid Ali brought in an element of Persian style as well. Manuscript illustration was another hallmark of Mughal painting. तो एक तरीके से मैन्यूस्क्रिप्ट इलिस्ट्रेशन क्या है ना, वो पुराने टाइम का कॉमिक बुक है. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं कि लैंग्वेज, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस था. और जैसे कि आपको पता होगा कि नर्तकियाँ होती थी तब, और लिटरेचर बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स बढ़ ही रहा था. इसके अलावा जो लैंग्वेज है उसने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया. लैंग्वेज और लिटरेचर की बात की जाए तो पर्शियन और संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा भी गया और इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. इसी के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनके, जो अवधी हो गई या बाकी जितने भी लैंग्वेजेस हैं, उन्होंने भी बहुत फ्लरिश किया. इसके अलावा हो गया कि मुगल्स के टाइम पे पेंटिंग्स, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आँखों से देखा जा सकता है, विजुअलाइज किया जा सकता है, तो वो है पेंटिंग्स. क्योंकि उनकी पेंटिंग्स में एक अलग तरीके का फ्यूजन था जहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि मुग़ल और पर्शियन तरीके से आते थे, और कारखानाज में ये सब ऑर्गेनाइज किया जाता था और पेंटर्स को पेरोल भी दिया जाता था. तो मुग़ल के डिज़ाइंस हो गए और इंडियन के डिज़ाइंस हो गए, दोनों का एक बहुत ही कमाल का मिक्सचर बनाया जाता था. और कहा जाता है कि लाइक अगर उर्दू और हिंदी और संस्कृत, इन सब चीज़ों का मतलब पर्शियन और संस्कृत आर द फॉर्मर फोर फादर्स ऑफ उर्दू एंड संस्कृत, उर्दू एंड हिंदी, राइट. तो इसी तरीके से दोनों लैंग्वेज का आज जो अमेलगमेशन है वो क्यों है, क्योंकि ये पहले से इन सब चीज़ों का एक मिलाप हो चुका है. और जैसे राजपुताना, गुजरात, मालवा, इन सब के ट्रेडिशंस और इन सब के डिज़ाइंस को जब मिला दिया गया था पर्शियन स्टाइल के साथ, तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनती थी इस टाइम पे. और स्पेसिफ़िकली जितने भी आर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिया जाता था, उनको गवर्नमेंट पेरोल पे रखा जाता था, स्पेसिफिकली पेंटर्स को. और यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं कि दसवंत, बसावन, मुकुंद और केशव, ये लोग कुछ फेमस पेंटर्स थे तब के. और अब्दुल समद और सैयद अली भी बहुत अच्छे मास्टर पेंटर्स थे इस टाइम के, जो कि बहुत ही पर्शियन स्टाइल लेकर आते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट इलिस्ट्रेशन के बारे में तो बताया, और वो मैन्यूस्क्रिप्ट इलिस्ट्रेशन इस टाइम में बहुत ज़्यादा माना जाता था. इसके अलावा है कि अनदर फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल लाइफ इन मिडीवल इंडिया इज़ विजिबल इन इट्स इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द एडेप्शन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज, मोटिव्स एंड डिज़ाइंस टू पर्शियन स्टाइल्स. New features like the arc and dome were combined with the use of Hindu motifs like bell, lotus, swastika, and Kalash waters pot. The Qutub Minar, the Alai Darwaza, and various monuments of the Tughlaq's period, like the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, are fine examples of architecture during the Delhi Sultanate period. The movement of the Mughal period reflect a deeper sense of fusion and assimilation of the Indo-Islamic styles. For example, the monuments of Fatehpur Sikri like Panch Mahal, Birbal's Palace and Ibadat Khana, as well as the tomb of Humayun in Delhi, Akbar's famous tomb at Sikandra, Imaduddaulah tomb in Agra, and of course the Taj Mahal is outstanding examples of Mughal architecture. तो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल आर्किटेक्चर में क्या क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर था उसके बारे में बात की गई है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात की गई है. और इसमें क्या होता था कि इंडियन एक्सपर्टीज़ है, मोटिव्स और इन सब चीज़ों को लेके पर्शियन डिज़ाइंस, क्योंकि पर्शियन ना एस्थेटिक वाइज बहुत सुंदर होते हैं और इंडियंस का क्या बोलते हैं एक्सपर्टीज़ बहुत अच्छा होता है, रिसोर्सफुल बहुत होते हैं. तो इन दोनों को मिला के जो डोम शेप है या आर्च शेप है, इसको मिला के आई थिंक डोम और आर्च शेप का
परफेक्ट एग्जाम्पल है ताजमहल, जहाँ पे ऊपर डोम भी है और उसका गेट आर्च शेप में भी है। तो उसके डिज़ाइंस को मिलाया जाता था बेल्स, लोटस और स्वास्तिका, इन सब चीज़ों के। तो बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर बन के आता था कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थी। गिसउद्दीन तुगलक का टोम्ब, और फिर मुग़ल पीरियड में तो ऑफ कोर्स सी बात है, पंच महल, बीरबल पैलेस, इबादत खाना, टॉम्ब ऑफ हुमायूं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ताजमहल ऑफ कोर्स, ये सारी चीज़ें मुग़ल सल्तनत की इम्पोर्टेंस बताती थी या मुग़ल आर्किटेक्चर के बारे में बताती थी। उसके बाद आ जाता है कि म्यूज़िक वॉज ऑल्सो पेट्रनाइज्ड बाय मोस्ट मिडीवल रूलर्स, इसमें तानसेन होंगे पक्का। इंडियन सिस्टम ऑफ वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंटल्स, म्यूजिकल इंटरफेस्ड विथ अरब्स, Iranian and Central Asian traditions of music. New ragas came to be composed. The Bhakti and Sufi traditions also gave an impetus to new devotional styles of music. तो इसमें तानसेन हो गए, यहाँ पे नहीं लिखा है बट तानसेन जो थे क्या बोलते हैं, इनके टाइम पे, अकबर के टाइम पे, या फिर जितने भी भक्ति के संगीत या सूफ़ी संगीत गाने वाले लोग, मीरा बाई हो गया, तो इसी समय में इन लोगों को भी बहुत इम्पोर्टेंस मिलता था। अरब, ईरानियन और सेंट्रल एशियन म्यूज़िक को मिक्स करके वो बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक बनाते थे, जिसका कह सकते हैं कि जिसकी छवि आज भी देखने को मिलती है कि कुछ क्लासिकल म्यूज़िक इतना खूबसूरत क्यों लगता है, इतना रूहानी क्यों लगता है, क्योंकि उसका कह सकते हैं कि हिस्ट्री ये सब है। और भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस मिलके बहुत ही खूबसूरत डिवोशनल म्यूज़िक भी बनाते थे। और मिडीवल पीरियड, द मिडीवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, क्वाइट डिस्टिंक्ट इन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ, वॉज दस अनदर इम्पॉर्टेंट आउटस्टैंडिंग पीरियड आफ्टर द एंशिएंट पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड तो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी था ही, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और रिच था ही, लेकिन मिडीवल पीरियड भी इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहा है। इस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, कल्चरल ग्रोथ हुई है, पॉलिटिकल ग्रोथ हुआ है, और भले ही मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के लोग आकर यहाँ पे मतलब तुगलक्स और ये सब आए हैं, लेकिन बहुत तरीक़ों से उन्होंने बहुत कुछ बनाने की कोशिश की है, बहुत ही क्रिएटिव रहे हैं वो हर तरीके से। और इसीलिए ये एंशिएंट पीरियड के बाद एक दूसरा ही आउटस्टैंडिंग पीरियड था जिसने मतलब हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ी है। इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा हो मिडीवल पीरियड के बारे में जान के, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में।